यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते और आपको बहुत बहुत बधाई कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। इस चुनौती को आपने स्वीकार किया है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो सी सेट है, उसको टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि सी सेट एक परेशानी बनी हुई है, लेकिन अगर आप सीसैट की जड़ को समझ जाते हैं, तो इस परेशानी का हल संभव है। आखिरकार बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्रैक करते ही हैं और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि देखिए कि जैसे कहा जाता है कि करीब 10-12 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, करीब 5 लाख बैठते हैं और उनमें से 15,000 का सिलेक्शन होता है। तो 15,000 का सिलेक्शन ज़रूर होता है, लेकिन वो तो मेरिट लिस्ट है। लेकिन सीसैट एक ऐसा पेपर है, वो तो क्वालिफाइंग है जिसमें 33% मार्क्स लाना होता है और जितने भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं, अगर वो सारे के सारे भी 33% ले आते हैं तो क्वालिफाई वो सीसैट में तो कर ही जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ दिमाग से आप निकाल दीजिए कि सीसैट में सिर्फ 15,000 का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जड़ इसकी ये है कि इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं जो कि क्वालिफाइंग है। तो आपका ध्यान 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने पर नहीं होना चाहिए। यही समस्या की जड़ है जो हमें टेंशन देती है। 33% मार्क्स लाने के लिए आपको 27 क्वेश्चन ही सही सही सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ 27 क्वेश्चन भी एग्जाम में सॉल्व करके नहीं आ सकते। उतनी आसानी से छोड़ देंगे तो रिस्क बना रहेगा। आपको कम से कम 40 क्वेश्चन एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक पिच परफेक्ट स्ट्रेटेजी के तहत 40 क्वेश्चन आपको टारगेट करने चाहिए। ज़्यादा लोभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा लोभ करेंगे तो होता क्या है कि गर्मी का मौसम है, आप ऑलरेडी एक एग्ज़ाम दे चुके रहते हैं, 2 बजे करीब एग्ज़ाम होता है, दिमाग में ऑलरेडी टेंशन और इसमें मैथ्स, रीज़निंग जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत स्पीड में, या मैं कहूँ आप स्पीड में गए ज़रा भी तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको धीरे-धीरे इन्हें सॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा समय दे सकें, तो कम क्वेश्चन का टारगेट अगर दिमाग में रहेगा, तो आप ज़्यादा समय दे पाएँगे। अब देखिए दूसरी बात ये है कि डर इसलिए लगता है हमसे नहीं बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत रिसर्च के बाद मैं जो बात अब आपसे कहने जा रहा हूँ, वो बहुत रिसर्च के बाद कहने जा रहा हूँ कि जिन्हें भी सीसैट से मान लीजिए लगाव नहीं है, उनके लिए एक सेक्शन तो कॉम्प्रिहेंशन का बना रखा है यूपीएससी ने, जहाँ से 25 टू 30 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। पिछले बार भी 27 क्वेश्चन आए थे। तो कॉम्प्रिहेंशन को आपको इस तरीके से तैयार करना चाहिए। हम उस पर इस तरीके से बात करेंगे, हमने की भी है, कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। 2 तरह के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं एग्ज़ाम में, एक वर्ड बेस्ड होता है, एक स्टेटमेंट बेस्ड होता है, जिसमें हमने डबल क्रॉस स्ट्रैटेजी की बात की, डबल क्रॉस चेक करने की। कि आप एक तो बिना पैसेज को पढ़े कैसे सॉल्व करेंगे और एक पैसेज को पढ़कर कैसे सॉल्व करेंगे, और दोनों बेस पर जब चेक हो जाएगी तो पिच परफेक्ट 100% आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बचे 10-15 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में मैंने पाया है, बहुत ही डीप रिसर्च के बाद, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद, कि 15 से 20, कभी-कभी 25 भी ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, जिन्हें सॉल्व करने के लिए किसी फॉर्मूले और थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ती मैथ्स और रीजनिंग में। आप जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बहुत आसानी से सिर्फ़ उसको समझकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस के रूप में दिए गए हैं, पहले आपको उनको टारगेट करना चाहिए। उन पर हम बात कर रहे हैं कि किन क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना चाहिए। पिछला प्रीलिम्स अब तक जो सीसैट रहा है, वो अभी तक का टफेस्ट रहा है। इसीलिए उसी के सेट को लेकर हम बात कर रहे हैं। मेरे पास सेट डी है, इसके क्वेश्चंस पर हम बातें कर रहे हैं। मैथ्स की काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए, कॉम्प्रिहेंशन पर भी बातें की, अभी रीज़निंग पर बातें कर रहे हैं कि रीज़निंग में आपको किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको छोड़ देने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ये भी चेक करता है कि आपको छोड़ना आता है या नहीं। इसलिए उसने क्वालिफाइंग बना रखा है और कट ऑफ बैलेंस्ड होता है, कंप्लीट कट ऑफ तो नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अब सेट डी के क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग आ गए हैं, जो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है,
वो कंपैरेटिवली आपके लिए सहज हो जाता है, ईज़ी हो जाता है अगर सही टेक्निक का आप इस्तेमाल करें। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, ये आपको ट्राई करने चाहिए सॉल्व करने के लिए। ये उनमें से होते हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा फ़ॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो यहाँ है, इसी के बेस पर आंसर निकल सकता है। जैसे ये क्या है? कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी एंड ई इन अ फैमिली। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी? कि 5 मेंबर है फैमिली में और ई का बी से रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, और किस तरह के क्या ढूंढना है आपको? जैसे ए में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब ऑप्शन का जो पैटर्न है वो ये है कि आपको ये ढूंढना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको अपना आंसर पता करने के लिए। तो ऐसे में तो आप एक डायरेक्ट रूल से जा सकते हैं कि जो दिया गया है अगर वो आसानी से चीजें हो रही हैं तो कर लीजिए, लेकिन उसमें भी सही तरीके का आप इस्तेमाल करें। जैसे बहुत क्या करते हैं, एक एक स्टेटमेंट करके उस तरीके से चीजें करेंगे, फिगर बनाने की इसमें जरूरत होती है, लेकिन आप सही तरीके से फिगर बनाएंगे तो क्विकली हो जाएगा। जैसे पहला तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्या कह रहा है? ए एंड बी आर अ मैरिड कपल। ए और बी के बीच जो है एक मैरिड कपल का, दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन पता नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल। अब ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में स्टेटमेंट 2 से उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप अब वो स्टेटमेंट देखिए जहां पे सेकेंड स्टेज में आपको करना ये चाहिए कि पहले के बाद इन दोनों से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उन पर जाइए, वहां से फिर उस दूसरे में उसको करने की कोशिश कीजिए। जैसे ए और बी से संबंधित देखेंगे तो इस दोनों में नहीं है, फिर हाँ ए का यहाँ दिखा रहा है, कह रहा है ए एंड सी आर सिस्टर्स। ए एंड सी आर सिस्टर्स मतलब अब पता चल गया कि ये भी लड़की है, ये तो है ही, और ये जो है ये मेल है। ठीक, अब पूछना किसका रिलेशन किससे पूछ रहा है? ई का बी से रिलेशन पूछ रहा है। अब आते हैं इस पर, क्या कह रहा है कि डी इज द फादर ऑफ सी। सी का फादर कौन है? डी। तो डी मतलब कि मेल है। ई इज डी सन। ई जो है वो डी का बेटा है। ई जो है वो डी का बेटा है और ई का बी से रिलेशन पूछ रहा है। अब क्या रिलेशन है ये आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है कि कितने स्टेटमेंट हमें चाहिए ये ढूंढने के लिए कि ई और बी के बीच क्या रिलेशन है। अब देखिए, पहले की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही। ठीक, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ए और बी का रिलेशन हमें पता है, लेकिन ई का जो रिलेशन है बी से डायरेक्ट में कुछ दिखा नहीं रहा है। ई का रिलेशन डी से दिखा रहा है, लेकिन डी का भी ए और बी से डायरेक्ट रिलेशन कुछ पता नहीं। डी का रिलेशन सी से दिखा रहा है और सी का फिर इससे जुड़ा हुआ है, तब जाके हमें पता चलता है कि क्या है। मतलब कि एक भी स्टेटमेंट इसमें ऐसा नहीं है जिसको अगर हटा दिया जाए तो आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। इसका मतलब सारे स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं क्रॉस चेक करके, ये तो आसानी से फिगर बन गया, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ी। ये तो हमें चाहिए ही, पहला स्टेटमेंट चाहिए। फिर क्या कह रहा है? ए और सी आर सिस्टर्स। ए और सी, मान लीजिए आप सोचेंगे कि सी का जरूरत नहीं पड़ी, तो मान लीजिए अगर सी को हटा देते हैं, सी वाला ऑप्शन में नहीं जाते हैं मान लीजिए, तो अब क्या है? ई इज डी सन। ई जो है अगर ई पे डायरेक्ट है, ई डी का बेटा है, तो ई डी का बेटा है, डी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। फिर डी के बारे में यहाँ दिया डी सी का फादर है, तो ये एक अलग फिगर बन जाएगा और इसका इससे संबंध पता नहीं है, तो फिर हम पहुंच नहीं पाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो सारे स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है। तो हमारा वो हो जाएगा कि चारों के चारों साथ में जब आएंगे तब हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए, इसमें बनिस्पत कम समय लगता है
आप देखेंगे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस पर बातें करेंगे। आप पूरी मजबूती के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में बैठने के लिए खुद को प्रिपेयर करें। धैर्य रखें और अपने आप पर पक्का विश्वास रखें। उस विश्वास को डगमगाने ना दें। इस विश्वास को कम से कम अपने अंदर रखें कि जो आपको परफॉर्म करना है वो आप बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेंगे, अपना काम आप करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। नमस्ते।